ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को घर्षण कर लीजिए। एक हाथ को दूसरे हाथ से अच्छे से घर्षण कीजिए। आपकी ही बनाई हुई ऊर्जा आप स्वयं अपने भीतर लेकर जाएंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाओ, अपने चेहरे पर लगाओ, पीछे लचीली गर्दन पर लगाओ। ऐसे पूरी आपकी ही बनाई हुई ऊर्जा आप स्वयं अपने भीतर लेकर जाइए। पूरे शरीर को दोनों हाथ लगाइए। उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। सभी को ओम जय श्री कृष्ण। तो जो ऑनलाइन जुड़े हैं, आप कहना चाहेंगे कि या फिर विश्राम दे दें क्लास को? हेलो। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, क्लास पूरा हो गया समापन। कुछ कहना चाहेंगे कि एंड कर दें, बंद कर दें? जी हाँ, नहीं आप बंद कर देंगे। हो गई आपकी क्लास। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर आज। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। और कैसा लगा सभी को? बताइए हमारे योगा मंच पे जी, सभी बताइए कि आपकी क्लास कैसी रही? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रमेश जी बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोनों को शत शत, दोनों हाथ जोड़कर शत शत नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओके, बहुत अच्छी क्लास है। आगे ऑनलाइन क्लास थी। जी संचालन करिए रंजना जी। हाँ जी। जी, आज की क्लास हमारी योग की बहुत सुंदर रही। आदरणीय गोपाल भाई जी ने योग की क्लास ली आज गुजरात से। उनका मैं अभिनंदन और धन्यवाद। और अगला सत्र आरंभ करते हैं। अगला सत्र में आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है। तो बहुत ही ऊर्जावान बहन है। जब से हमारे योगाहार क्लास में योग का क्लास लिया तब से, और वो नियमित जुड़ी है और बहुत ही उनके अनुभव आज हमारे साथ वो साझा करने वाले हैं। तो मैं आदरणीय बहन मिथिलेश जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य वक्ता के रूप में। जी मिथिलेश बहन, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ बहन, आ रही है। हाँ, तो आप अपने मन की बात, आपके जो विचार है वो आप हमारे योगाहार मंच पर अपना मार्गदर्शन दीजिए। जी ओम। सदन को कोटि कोटि नमन। आज की कक्षा बहुत बढ़िया रही। मैं शुरू से नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन जब से जुड़ी तो अच्छी क्लास लगी। उसके लिए गोपाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज रंजना बहन ने मुझे मुख्य वक्ता बना दिया। और मैं जबकि हमेशा बोलती रहती हूँ, मैं इस परिवार का अब एक सदस्य हूँ और ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं। बस काम करना ही आता है, जैसा भी मुझे करना आता है करती रहती हूँ, घर का भी और अपने समाज में भी। और यहाँ मुजफ्फरनगर में मैं 2017 में पतंजलि योग समिति से जुड़ी। तभी से मैं योग से जुड़ी। पहले जैसे टीवी चलता था तो उस पे स्वामी जी को देखती थी और उनकी बातों को सुनकर बहुत मोटिवेट होती थी, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं पता था कि जाना कैसे है, जुड़ना कैसे है वहाँ। ये सौभाग्य मुझे 2017 में ही मिला। और एक हाउस वाइफ का ही मैं अपना कार्य करती थी उससे पहले। उसके बाद ही मैं थोड़ा थोड़ा सामाजिक कार्य करने लगी हूँ। तो फिर मैं
पुनः यही कहूंगी कि वक्ता के रूप में न होकर के मुझे जो अपने कार्यों का अनुभव है वही मैं बोलूंगी, और मुख्य वक्ता न बना करके यदि हम बातचीत करेंगे और तो मैं कुछ ज्यादा ठीक से बोल पाऊंगी। जी जी मिथिलेश जी, जी आप बात ही करेंगे और सदन को मैं बताना चाहता हूं, चूंकि आदरणीय मिथिलेश बहन जी रोज जुड़ती हैं और इस युगहर की एक सक्रिय और अभिन्न सदस्य हैं, अंग हैं ही। परंतु आप जब 10 दिन का परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम सिद्ध आचार्य जी का सानिध्य आपने प्राप्त किया है, आपने उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है, उनके साथ बैठ करके संवाद किया है, और परम पूज्य स्वामी जी जो सेवावर्ती भाई होते हैं, जो अपना जीवन राष्ट्र समाज सेवा के लिए समर्पित करते हैं, ऐसे भाई बहनों को बुला रखा था 10 दिन के लिए। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 10 दिन आपने जो है परम पूज्य स्वामी जी और सिद्ध आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त किया और उनसे पूछा आपसे कि आपका रुचि किस क्षेत्र में है। इनके साथ हमारी कल्पना खोटले जी और आदरणीय मिथिलेश जी उसी कार्यक्रम की वजह से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। तो इन्होंने दोनों बहनों ने कृषि का क्षेत्र चयन किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी बहनें भी जब कृषि का क्षेत्र चयन करती हैं तो उन्होंने कृषि का क्षेत्र चयन किया कि मुझे ये पसंद है और मैं इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। तब आदरणीय पवन कुमार जी के पास इनको भेजा गया। आदरणीय पवन कुमार जी ने प्रशिक्षण दिया और फिर आदरणीय पवन कुमार जी ने मेरा नंबर दिया और फिर ये इस युवा कार्यक्रम से जुड़ी। तो आप जो है एक वीरांगना की तरह कार्य कर रही हैं और आपका जब देखते हैं कि जैसे झांसी की रानी जो आगे आई थी, आज उस समय झांसी की रानी का समय था, लड़ने का था, आज इन विकृतियों से लड़ने का समय है। तो आप लोग लड़ रहे हैं आदरणीय मिथिलेश जी। और कल आदरणीय मिथिलेश बहन जी ने जो घुटने की तकलीफ के लिए बताया था, चूंकि समय लास्ट समय था इसलिए सभी लोग उससे लाभान्वित नहीं हो सके थे। तो मैं चाहूंगा कि आज आप पुनः उस विधि को रिपीट करें ताकि सभी लोग, क्योंकि अधिकतर लोग घुटनों की बीमारी से परेशान हैं, तो वे जन कल्याण के हित में होगा। और भी कोई बीमारियों से आप वाकई में आपका अनुभव है, आप जानते हैं, तो वो भी बताने का कष्ट करें। मैं इसलिए आमंत्रित करता हूं कि आप आए और चर्चा करें। आदरणीय जी जी आपने देखिए, मेरा जो यहाँ जुड़ने का जो रहा लक्ष्य क्या है, ये मैं तो समझूंगी कि ये कोई परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हुई है, वरना जिस परिवेश में मैं रही हूँ और तो संभव नहीं था इस तरह के फील्ड में जाना। लेकिन मेरे अंदर जब मैं घर में कार्य करती थी एक गृहिणी होने के नाते, तो मन में यही रहता था कि जैसे 2 बेटे हैं मेरे, और जब मेरी शादी होकर मैं इस परिवार में आई तो पूरे परिवार का दायित्व मेरे ऊपर होता था यहाँ मुजफ्फरनगर में, क्योंकि मेरे जो पति है वो 5 भाई हैं और उन सबके बच्चे यहीं रहते थे मुजफ्फरनगर, उनकी मम्मियाँ रहती थी गाँव में। तो जैसे मेरी शादी हुई तो 6 बच्चों की माँ बनी मैं, उनमें 3 बच्चे तो बहुत छोटे थे। सुबह उनको उठा करके तैयार करके स्कूल भेजना होता था, उनके बैग लगाना, और उसमें से 2 बच्चे तो बिस्तर में ही सुसु करते थे, वो सब कपड़े उपड़े सब करना, ये मेरा दायित्व था। रात में मुझे नींद नहीं आती थी कि कहीं सुबह मैं लेट ना हो जाऊं, और बच्चों का नाश्ता भी बनाना है और उन्हें स्कूल भी भेजना है। तो ऐसा मेरा जीवन रहा, और अंदर यही था कि अपनी सभी जिम्मेदारियों को, जैसी भी वर्तमान में हमारे पास जिम्मेदारी हमें मिली है, उसको बहुत कुशलता के साथ हमें निभाना चाहिए। कभी कभी लगता था और महिलाओं को देख के कि सब बड़ा आनंद में रहती हैं, मौज मस्ती करती हैं, और मैं दिन भर कार्य में लगी रहती हूँ घर के, और मुझे समय ही नहीं मिलता अपने लिए। तो ये ससुराल में भी बहुत बड़ा परिवार है और प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार से लोग जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं 2 योजना मुजफ्फरनगर में, और एक मेरे कजिन जो फादर इन लॉ थे वो 3 योजनाओं में प्रमुख रहे हैं। तो मेहमानों का भी बहुत आना जाना घर में रहता था उस वजह से।
और वो सब निभाना पड़ता था। यहाँ मुजफ्फरनगर में होने की वजह से तो सभी रिश्तेदार दूर दूर से, यहाँ जिला पड़ता है तो काम पड़ता है, तो वो सब आते थे घर में। कोई बीमार हो गया किसी रिश्तेदारी में तो वो भी यहीं आके रुकते थे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे दुनियादारी का कुछ पता नहीं, तो मैं अपने पिताजी से बोलती थी, क्योंकि मेरा बचपन बीता है खेतों में और बहुत कर्मठता के साथ और ईमानदारी के साथ हम कार्य करते थे। तो मैंने कहा पिताजी आपने ऐसी जगह मेरी शादी की, मेरा पढ़े लिखे होने का तो कोई मुझे लगता ही नहीं कि मुझे फायदा मिला। दिन भर मैं रसोई के कार्यों में लगी रहती हूँ, कब सूरज निकलता है और कब छिप जाता है मुझे तो सूर्य देव के भी दर्शन नहीं हो पाते, मैं अपनी रसोई में ही लगी रहती हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये तेरा सौभाग्य है बेटे, और सेवा भाव से कार्य करना चाहिए, और देख तेरी समस्या तेरी है, अब तेरा घर वही है, तुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और मायके आना होता है तो अपना हंसी खुशी की बात करो। और मायके में भी यही होता था कि जैसे बचपन में संग सहेलियां और सब होती थी, स्कूल जाते थे हम, लेकिन हम कभी जा नहीं पाते थे, किसी सहेली के घर नहीं जा पाते थे, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल अलग खेत में होता था। तो वहाँ कोई और आता नहीं था, क्योंकि जो बस्ती थी वो काफी दूर पड़ती थी, उबड़ खुबड़ रास्ते से हम आते थे अपने घर। और पिताजी के भी सख्त आदेश थे कि सीधे स्कूल जाना है और सीधे स्कूल से घर आना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना, किसी सहेली के घर नहीं जाना। तो बिल्कुल जैसे एक फौजी की तरह होता ना डिसिप्लिन, वैसा डिसिप्लिन घर में था। तो ऐसी परवरिश मेरी रही, और हम खेतों में बचपन में कार्य करते थे बहुत खुशी खुशी के साथ। मेरी जो माँ थी वो बड़ी कर्मयोगी थी। पिताजी मेरे पढ़े लिखे बहुत ही शिक्षित इंसान थे। घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, वो बाहर चले गए थे नेवी में, लेकिन फिर वो अपनी सर्विस छोड़ के वापस आए और अपने खेती बाड़ी का कार्य उन्होंने संभाला, और गांव छोड़ करके वही अपना घर खेत के बीच में बनाया, और वही हमारी परवरिश हुई। तो बिल्कुल प्रकृति के साथ हम लोग रहे। बरसात में सांप वगैरह हमारे घर में खूब आते थे, हमें डर लगता था, तो पिताजी समझाते थे हमें, कह रहे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, कि सपोज करो तुम्हारे घर में यदि पानी भर गया तो तुम भागे फिरोगे ना, कि इनकी स्थिति ऐसी ही हो गई है, अब बरसात में इनके घरों में तो भर गया है पानी, इसलिए ये तुम्हारी शरण में आए, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और सच में कभी कोई घर में ऐसी घटना नहीं हुई कि ये कहें कि भाई हमारा घर वहां था और उस वजह से घर में सांप रहते हैं। बरसात में तो रहते थे, खूब दिखते थे हमको। तो लगता है कि प्रकृति रक्षा करती है, जब हम ईमानदारी से चलते हैं तो वो प्रकृति हमारे साथ रहती है, वो परम शक्ति हमारी रक्षा स्वयं करती है, घर में गायों का सबका। और वहां भी खूब हमारे घर में आना जाना होता था, बहुत बड़ा घर था। जब माँ बताती थी, हम तो छोटे थे जब घर बना था, कि बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, इतना बड़ा घर पिताजी ने बनवाया था खेत में। समय क्योंकि जगह की कोई समस्या थी नहीं, अपने खेत में बना लिया जितना मन चाहा बड़ा घर। कम से कम 3 बीघे का घर था, उसमें झाड़ू लगाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती थी। तो माँ सुबह सुबह लगा देती थी हमें, चलो झाड़ू लगानी है और तुम्हें बच्चों को, और फिर स्कूल जाना है। तो वो मेहनत करने की और बचपन से ही हमें आदत लगी। तो वही फिर जैसे शादी होके हम ससुराल में आए, तो मैं अपने पूरे कर्तव्य को अपने अंजाम देती रही। और 2 बेटे हुए, दोनों को वो स्कूल जाने लगे। फिर परिवार धीरे धीरे जो है, बच्चे जैसे जैसे पढ़ते रहे, शादियां होके बाहर जाते रहे, और अब तो स्थिति ये हो गई है कि एकल परिवार हो गए हैं सारे। और मेरे मन में भी यही था कि अच्छे से संकल्प किए कि एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बहन बनना है, एक अच्छी पत्नी बनना है, एक अच्छी बहू बनना है, और उसके साथ साथ एक अच्छी माँ बन करके एक अच्छा नागरिक भी बनना है। तो वो सारी स्टेज मेरी पार हुई। तो अब मेरा ये है कि जैसे मेरे पास समय होता है, बच्चे बाहर चले गए हैं, कि अब मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसी भावनाओं के साथ। लेकिन रास्ता चुनना कि हम कौन से रास्ते पे चले,
फिर जब भी मैं टीवी खोलती थी तो स्वामी जी जैसा सुबह योगा कराते हैं उस पे आस्था चैनल पे, तो उससे मैं बहुत मोटिवेट होती थी। लेकिन जैसे मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि देखो ये स्वामी जी ऐसा बोल रहे हैं कि जिसे देश की सेवा करना हो वो यहाँ आ जाओ और ऐसे करो, तो मन का मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब, और जज्बा जागृत होता है कि कुछ करूं, तो वो हमेशा मुझे मना करते थे, कह रही ये सब ना दूर से ही अच्छा लगता है, पास जाने से ही सब कुछ अच्छा नहीं होता, तो तुम घर में ही रह के कुछ करो। फिर कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि 2017 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ और मैं कैंसर से पीड़ित हो गई। तो ये पूरे परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट आया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी और सब ने बहुत आश्चर्य माना कि तुम्हें कैंसर हो गया, घर में भी और सभी रिश्तेदारों ने भी, लेकिन हो गया तो हो गया। फिर हम जो है गए, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, पहले वो यहाँ मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करते थे और फिर वो इलाहाबाद में भी करते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी मुजफ्फरनगर और कभी इलाहाबाद। तो लेकिन हमारा क्या है कि बहुत ईमानदारी से कार्य करने के लिए करते हैं, तो पैसे की बहुत अधिकता हमारे पास नहीं है। जब मैंने अपने बच्चों की परवरिश की उस समय बहुत ही क्या बताऊं कि बड़ी नीति बना करके कि कुछ पैसे कहाँ से बचा सकते हैं और कैसे बच्चों के किसी कार्य में कोई बाधा ना आए, इस तरीके से जीवन निर्वाह हुआ। तो उसके लिए कभी मैंने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाया, मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ाती थी। और बच्चे पढ़ लिख के काबिल हो गए, तो वो उनके अंदर भी वो छाप चली गई कि ईमानदार होना भी जरूरी है और पैसे चाहे कम हो लेकिन कार्य बहुत अच्छे से करो तो किसी चीज की कमी नहीं होती। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, दोनों बहुएं भी काम करती हैं, वो भी बहुत अच्छे से अपने अपने कार्य को पैसा की कोई अब फिलहाल कमी नहीं है। और मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि पैसा कम होना कोई ज्यादा बुरी बात भी नहीं होती, जब हम पूरी एक अच्छी नीति बना करके कार्य करते हैं तो पैसा आड़े आता ही नहीं। आपकी नियत ठीक होनी चाहिए। और तो कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि ये कार्य हो कैसे गए। बच्चों की शादियां हुई, वो बड़ी धूमधाम से हुई, और जब मैं बीमार हुई तो मेरे को लगा कि इसमें तो ये तो बहुत महंगी बीमारी होती है, इसमें तो बहुत बड़ा खर्च होगा। लेकिन वहां भी कुछ ऐसा एहसास मुझे हुआ कि कोई परम शक्ति मेरे साथ रही और कोई चीज आड़े नहीं आई और मैं बिल्कुल ठीक होके बीमारी से बाहर हो गई। उसी 17 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ और 2019 में मुझे पतंजलि जाने का मौका मिला। मैं क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड को भी लगने लगा था कि इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो फिर उन्होंने कि तुम योग किया करो डेली। मैंने कहा कैसे करूं, होता ही नहीं अकेले में, कि टीवी के साथ कर लिया करो। तो कई बार घर की परिस्थितियां ऐसी होती है कि उस समय हम पूरा समय नहीं दे पाते। तो फिर मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा कहीं ना कहीं आसपास कहीं योग होता हो तो आप मुझे पता करके बताओ। आप कोर्ट में जाते हो, वहाँ सारी जानकारियां मिल जाती हैं, वहाँ सोशल नेटवर्क सब तरह का होता है। तो इन्होंने पता किया, पता चला मेरे घर से कुछ दूरी पे कोई महिला योग कराती है। तो मैं वहां गई और मैं वहां योग करने लगी। तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा दीदी मेरा ना स्वामी जी से जुड़ने का मन है, पतंजलि योग समिति से जुड़ने का मन है, वहां कैसे जुड़ सकते हैं, आप जानते हो क्या रास्ता? उन्हें बोली कि मैं भी नहीं जानती, मुझे भी नहीं पता, कि चाहती मैं भी हूँ। तो यही होते होते मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो मैं गुड़गांव गई हुई थी। मेरा बड़ा बेटा गुड़गांव रहता है ट्रीटमेंट के लिए, वो दिल्ली मेरा ट्रीटमेंट चला राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो वो मुझे वहीं लेके चला गया था, मम्मी यहाँ से आपका ही नहीं पड़ेगा और यहाँ आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे और आपका ट्रीटमेंट हम वहीं से कराएंगे। तो एक दिन उन दीदी का फोन वहीं गया मेरे पास,
पहले उन्होंने मेरी तबीयत पूछी और फिर कहा कि वो रास्ता में मिल गया कि हमें वहाँ कैसे जुड़ना है, कि एक फॉर्म भरना है। और मैंने कहा आप बताओ क्या करना है मुझे। सबसे पहले मेरा भर लियो आप फॉर्म। कह रही ठीक है। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भर के सबमिट कर दिया और उन्होंने अपना भी भरा। 2 फॉर्म वहाँ जमा हुए संस्था से जुड़ने के लिए। लेकिन उसमें जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है लोकल में, वो मैं नहीं ले पाई अपने उसकी वजह से, क्योंकि मैं उन दिनों यहाँ मुजफ्फरनगर में नहीं रह रही थी, मेरा ज्यादा रहना वहीं हो रहा था। तो दीदी ने कहा कि भाई तुम्हारा हमने जोड़ तो दिया तुम्हें संगठन से, लेकिन उसमें एग्जाम भी देना पड़ेगा और ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जुड़ गई ना, जब मुझे परमात्मा मौका देंगे तो मैं एग्जाम भी दूंगी और ट्रेनिंग भी ले लूंगी। कह रही ठीक है, कि मैं तो ले रही हूँ, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि अपने आप तो ले ली और मैं रह गई। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर ऐसे कोई भाव नहीं। तो फिर जैसे मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया वहाँ, फिर मैं वापस आई मुजफ्फरनगर और फिर मैंने वो लोकल में ही एक ट्रेनिंग हो रही थी दूसरी बार, और वो मैंने ली और अपना एग्जाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब आप सर्टिफाइड योगा टीचर हो गए हो, अब आप अपनी क्लास चला सकते हो। फिर मैंने अपनी कक्षा शुरू की। हम जगह ढूंढ रहे थे कि भाई हमें कोई कक्षा चलाने के लिए जगह मिल जाए। हमने पहले आसपास के स्कूलों में बात की, वहां नहीं जगह मिली। फिर वही एक ट्रस्ट बन रहा था, तो वो कहने लगे कि जी ये ट्रस्ट बन गया है श्री राम सेवा ट्रस्ट, उसमें चंदा भी इकट्ठा हुआ मोहल्ले से, और कि आप यहाँ कराया करिए योगा। तो अब मैं वहाँ 2 साल से अपनी क्लास चला रही हूँ और महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सभी बीमार महिलाएं होती हैं जिनको योग की जरूरी है, और काफी महिलाएं ठीक हो रही हैं। कंधों के दर्द और थायराइड और आपका बीपी, इनमें बहुत रिलीफ मिला है। सब बोलती हैं कि दीदी मुझे ये समस्या थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो बहनें उत्साहित हैं और आती हैं। मैं भी बहुत रेगुलरिटी के साथ, चाहे कितना भी जरूरी काम हो उसको छोड़ करके कभी अपनी क्लास मिस नहीं करती, वहां पहुंचती हूँ। अभी जैसे एक दिन सदन में कोई भाई आए हुए थे, मैं नाम उनका मिस कर रही हूँ, तो उन्होंने घुटनों के दर्द के बारे में सिखाया कि यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, 10 दिन का बताया उन्होंने। मैंने बड़े ध्यान से सुना और लिखा भी, पेन डायरी लेके बैठ गई मैं। मेरे को लगा कि ये बहुत सही बता रहे हैं और यदि हम इसे फॉलो करेंगे तो घुटनों का दर्द ठीक होगा। तो एक बहन मेरे घर के पास से जाती है, कल भी मैंने चर्चा की थी उनकी, कि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। तो वो चलती है मेरे साथ, लेकिन वो यूं कहती है कि मैं चलती जरूर हूँ लेकिन मेरा मन नहीं होता बिल्कुल भी चलने का, क्योंकि घुटनों में दर्द है। बाकी वो चल भी नहीं पाती। तो मैंने कहा आप चलते रहो, कहीं ना कहीं आप जरूर ठीक हो जाओगी, मेरा मन कहता है ये। वो कह रही कैसे ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा आप चलते रहो ना डेली योग में। आप ये बताओ वहां जाने का आपको कुछ नुकसान है? कह रही नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है। मैंने कहा योग क्लास में आपका मन नहीं लगता? कह रही मन तो बहुत लगता है, घर में तो उदास मन होता है, जैसे ही मैं क्लास में जाती हूँ तो वहां से खुश होके आती हूँ। तो ये मैंने कहा आप यही समझो कि मानसिक उपचार हो रहा है आपका, और आप डेली क्लास में जाओगे तो मेरा मन भी कह रहा है कि आप जरूर ठीक हो जाओगे। और मैं भी ढूंढती रहती थी कि कुछ उनके घुटनों के लिए ऐसा मिले कि योग तो वो करती थी, सूक्ष्म व्यायाम कर पाती थी और तो भी कर नहीं पाती थी। तो मैंने कहा आप ज्यादातर अपने वाला किया करो, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं और आसन करते हैं, तो वो उनको नहीं कर पाती थी। कह रही वही जब तुम सब करते हो ना, तो मुझे ना कॉम्प्लेक्स होता है कि ये सब तो कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप कॉम्प्लेक्स मत किया करो, आप अपने पे फोकस करके अपने सूक्ष्म व्यायाम जो घुटनों वाले, वो सांस भर के घुटनों पे दबाव लगाना, 4-5 एक्सरसाइज जो है, मैंने कहा वो आप करती रहा करो, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और मन में ये विश्वास रखो कि जैसे हम सब कर रहे हैं ना, एक दिन आप भी ऐसा ही करने लगोगी। बस मैं इतना ही कह पा रही थी उन्हें, लेकिन अंदर से था कि ये बहन ठीक होनी चाहिए। और कोई बहन 5 बहनें हैं मेरी कक्षा में जिनके घुटने काम नहीं करते और वो आती हैं डेली। तो जैसे ही वो भाई आए उन्होंने सिखाया, मैंने सीखा, ध्यान से सब नोट किया, और फिर मैंने योग कक्षा में नेक्स्ट डे मैं पूरा जो जो उन्होंने लिखा था मैं सारा अपने घर से लेके गई, सब सामान। मैंने कहा आज योग नहीं होगा, आज प्रैक्टिकल होगा। ये बताओ घुटने
दर्द कौन कौन अपने ठीक करना चाहता है, जरा हैंड रेज कर लो। तो उन 5 बहनों ने अपने हैंड रेज किए कि हम ठीक होना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक होना चाहते हैं तो चलिए आज प्रैक्टिकल है, आज योग नहीं होगा, 1 घंटे का प्रोसेस है ये, और आप ध्यान से सीखो और फिर करो। तो मैंने कराया वो प्रैक्टिकल, तो सबने सीखा, लेकिन मैं जानती सबको हूँ क्लास में, मुझे लग रहा था कि ये बहन करेंगी नहीं, क्योंकि सबके अंदर ना वो भाव रहता है कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, मैं कोई चार्ज नहीं करती, निस्वार्थ क्लास चलती है। तो एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो पैसे दे के कोई काम करते हैं, पैसे दे के कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, तो वो उसकी ही वैल्यू समझते हैं। कोई हमें फ्री में मिल रहा है, निस्वार्थ सेवा जो कर रहा है, तो उस करने वाले का भी वैल्यू दिमाग में कम होती है, और कोई आपको मिल रहा है तो वही भाव ज्यादातर होता है समाज में, ये मैं देख रही हूँ, वैल्यू नहीं होती। यहाँ योग क्लास बहुत मोटे मोटे पैसे लेके क्लास चला रहे हैं लोग, वहां भीड़ जुटती है, वहां जो यंग जनरेशन है उधर को दौड़ती है। तो एक दिन मैंने पूछा कि योग क्लास तुम्हारे यहाँ घर के पास चलती है, यहाँ तुम आते नहीं हो, तुम वहां कितने पैसे दे रहे हो? जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन्हीं बहन की बहू जाती है पेड क्लास में। तो बोली कि आंटी वहां ना 1,000 रुपये महीना ले रहे हो। और मैंने कहा तुम जॉब करती हो, वैसे तो समय मिलता नहीं, तो मैंने कहा तुम्हें कितना रिलीफ मिला? कह रही कि रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला। और मैंने कहा समय भी मैनेज करना पड़ रहा है तुम्हें, तुम जाती हो स्कूटी से जाती हो, पेट्रोल भी लगता होगा, यहाँ तो मैंने कहा पास में कक्षा है, इसमें तो तुम्हारे जो है ना तुम्हें स्कूटी से जाने की जरूरत, और समय भी कम लगेगा, फिर भी तुम इस कक्षा में नहीं आती, वहां जाती हो। कि वहां उस कक्षा में ये है कि वो फ्री में सिखा रही है तो हमें कुछ ढंग का सिखाएंगे नहीं। मैंने कहा तुमने ऐसा मान लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा आप समझो, बैठो जरा, कैसे कोई भी जो भी हमें मिल रहा है ना, जो भी अमूल्य चीजें हैं जो हमें मार्केट से किसी भी दाम में मिल ही नहीं सकती, आप उन्हें खरीद के नहीं ला सकते, वो मार्केट के अंदर है ही नहीं, और ना हमारी इतनी सामर्थ्य है कि हम उनको खरीद लें। तो वो सब चीज हमें मुफ्त में मिल रही हैं। कि वो कैसे? मैंने कहा सोचो, हम खाना खाते हैं कि हाँ, इनके खाने खाने के बिना देखो जी संभव नहीं कि बिल्कुल। तो खाना हम व्रत भी रखते हैं, एक दिन हम भूखे रह सकते हैं बड़े आराम से, कि हाँ रह सकते हैं। तो मैंने कहा आप सपोज करो कि आप यदि सांस न लो तो कितनी देर रह लोगे? कह रहे 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो मैंने कहा सांस देने की कोई कीमत चुका रही हो आप? कह रही नहीं चुका रही हूँ। तो मैंने कहा अब समझ लो कि वो सांस तुम्हें खरीद के नहीं लानी पड़ रही, वो प्रकृति ने तुम्हें मुफ्त में दे रखी है। सूर्य देवता है, वो हमें मुफ्त में जो है सारी ऊर्जा सूर्य देव सृजित करते हैं, लेकिन क्या हम कभी इस बात का एहसास है? तो इसलिए ऐसा तो मन में कोई भाव रखना नहीं चाहिए कि जो चीजें महंगी हैं या हम जो खरीद के ला रहे हैं वो ही अच्छी हैं और उन्हीं की वैल्यू है। तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर उसने भी उनको अपनी सास को थोड़ा सा कह के कि नहीं आपको योग कक्षा में डेली जाना चाहिए। मेरे 10 मिनट डेली 10 मिनट उनको घर से लेके चलने में लग जाते हैं। मुझे पता है कि यदि मैं नहीं लेके चलूंगी वो बहन जाएगी नहीं। अब इसमें कोई तो सोचता है कि मेरा स्वार्थ है, और कुछ भी सोचता है, लेकिन अच्छे कम सोचते हैं, उसमें निगेटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं। ये मैं अनुभव कर रही हूँ, कह नहीं रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। लेकिन हमें तो वही फिर जब कभी कभी थोड़ा सा निगेटिविटी मन में आती है तो फिर मैं वही मैंने कहा ये ईश्वर का कार्य है और ये हमें गुरु के द्वारा मिला हुआ है। तो गुरुदेव का स्मरण करते हुए मैंने कहा हमें अपने भाव ठीक रखने चाहिए, हमें अपने अंदर निगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। तो ऐसी चीजों से हमें डेली रूबरू होना पड़ता है। तो फिर मैंने जैसे प्रैक्टिकल कराया, तो करा के हम क्लास से वापस आ रहे थे दोनों, 5-6 बहनें हम साथ साथ चलती हैं क्योंकि उनका घर आस पास होता है। तो मैंने उनसे ही पूछा जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द था, मैंने कहा आज आप करोगे? रात में करना है ये ट्रीटमेंट, दिन में तो ये करना नहीं है।
रात में जब खाना वाना खाने के बाद मैंने कहा उसके बाद कुछ काम नहीं करना, सिर्फ इसको करके सो जाना है। तो कह रही मैं तो नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों? मैंने तो आज इसीलिए सिखाया कि भाई तुम घुटनों का दर्द ठीक कर लो अपना। कह रही कि मैं अकेली कर नहीं पाऊंगी, और बच्चे जॉब करते हैं, वो थके हुए होते हैं, मैं उन्हें कैसे कहूंगी कि भाई तुम सब ये करो। मैंने कहा यदि तुम करना चाहती हो तो तुम मुझे बुला लेना फोन करके, अपनी सारी तैयारी कर लेना, वो मैंने तुम्हें सिखाई दिया क्या क्या आपको करना है, और जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। मैंने पहले घर में आई, क्योंकि ये मेरे लिए भी इतना आसान कार्य था नहीं, लेकिन यही कि करके नहीं देखेंगे, कि फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर विश्वास कैसे करेगा, कैसे विश्वास होगा? मुझे भी कैसे विश्वास होगा कि ये सही है? तो खैर उस बहन ने मुझे फोन किया, तब तक मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि आज मुझे जाना पड़ेगा उन बहन के घर। और कह रहे क्यों जाना पड़ेगा तुम्हें? तुम दिन भर तो रहती हो दिन स्वार्थ कार्यों में, और तुम रात में भी जाओगी, ये तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। और मैं एक बात और भी समझती हूँ कि जो पति है उनमें, वो भी मेरी माँ कहती थी कि औरत का जो पति है वो भी गुरु है, कि तुम घर के गुरु को यदि अनादर करोगे तो किसी गुरु से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मेरे अंदर बात रची बसी है। फिर मैंने कहा इनके मुंह से यदि ना निकल गई तो शायद जो हम मेहनत कर रहे हैं उस बहन का शायद कुछ रिजल्ट ना आए। मैंने बहुत ही पोलाइट होकर के, बहुत कि इनके मुंह से कोई ना निकले। वो खैर शुक्र हुआ, और वो मुझे एक साइन भी मिला कि उनके मुंह से ना निकल के, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है चले जाओ, घर पास में था इसलिए बोल दिया। कहीं दूर होता तो शायद मैं जा भी ना पाती और वो मुझे ना ही बोलते। मैं गई और उन बहन का पूरा अपने हाथ से किया। उसमें कल मैंने पूरा खोल के बताया था। यदि दोबारा से फिर वही बोलना है तो आप कहिए। मुझे लगता बता दीजिएगा, ताकि सब लोगों ने नहीं कल सुन पाया था, और वही विधि जो घुटनों की है वो महत्वपूर्ण है, तो आप बता दीजिएगा। जी लिख भी सकते हैं, कोई जिनको तकलीफ है वो लिख भी सकते हैं, और बाद में भी सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। जी 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 जी। तो उसमें यही करना है कि गर्म पानी करें पहले, और गर्म पानी करके एक बाल्टी में डाल लें, और एक कुर्सी पर बैठ जाएं, और अपने पैर पानी के अंदर डाल दें। 15 मिनट पूरा घड़ी में टाइम देख करके पैरों को गर्म पानी में रखना है। फिर दोनों पैरों को बाहर निकाल के उनको टॉवल से पोंछ लें, और दंडवत आसन में बैठ जाएं। दंडवत आसन में बैठने के बाद फिर आपको अपने पैरों की मसाज करनी है, तलवों की। या तो तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, शुद्ध तेल। यदि क्योंकि मार्केट में सब चीजें ना बड़ी वैसी हैं, मिक्सिंग वाली हैं, यदि अपने आप निकलवा लें तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। और नहीं भी निकलवा पा रहे हैं तो अपना ट्रीटमेंट चालू कर दें, ये सोच के कि भाई जो बाजार वाला है उससे तो हमें करना नहीं है, और ओरिजिनल आपको बन के नहीं आ रहा है, बना नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए जैसा है उसी से शुरू कर लें। और 10 मिनट, 5 मिनट एक तलवे की और 5 मिनट दूसरे तलवे की मसाज करें कांसे की कटोरी से। कांसे की कटोरी से मसाज करने के बाद फिर आपको एक टॉवल गर्म पानी में डिप करें, उसे निचोड़ें और दोनों घुटनों के ऊपर कवर कर दें। फिर उसके ऊपर एक सूखा तौलिया रखें और एक तौलिया सर के ऊपर रख लें। फिर जब वो लगे कि अब गर्म नहीं लग रहा है, गर्म तौलिया उसको हटा दें, ठंडे पानी में भिगोएं, तौलिया निचोड़ें और दोनों घुटने कवर करें, वही एक सूखा तौलिया उसके ऊपर रखें। ऐसे आपको रिपीट करना है 2 बार। 2 बार गर्म पट्टी, 2 बार ठंडी पट्टी। ऐसा करने के बाद फिर आपको एक लेप बनाना होता है हमें।
अदरक, प्याज, हल्दी, अदरक, प्याज, हल्दी, और चौथा क्या है ये, लहसुन। लहसुन। इन 4 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में मिक्सी में पीस लें। हल्दी तो ज्यादातर पिसी हुई होती है घर में। इन तीनों चीजों को पीस लें। हल्का सा पानी भी डालना पड़ता है, उसके बिना पिसता नहीं है, तो वो डाल लें और पीस करके उसको एक डब्बी में भर के रख लें। कांच के जार में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, प्लास्टिक में ना रखें। कोई कांच के ढक्कन वाला जार होता है या कटोरी में निकाल के ढक के रखें उसको। फिर उसका लेप करें। लेप करने के बाद आपकी पट्टी बना लें, बेडशीट में से बना लें, कॉटन की बेडशीट होनी चाहिए, और उसको लपेट लें पूरे घुटने पर। दोनों घुटने लपेटने के बाद कॉटन की पट्टियों से फिर आपको सर्जिकल जो पट्टी होती है वो उस पे लपेट लें, और मेथी की पट्टी बनाएं सेलो टेप से। पट्टी बनाने के बाद आपकी जो मिडिल फिंगर है, तो एक अनामिका फिंगर होती है, एक आपकी ये बीच वाली जो बड़ी उंगली होती है मध्यमा, इनके जो बीच वाला पूरा होता है, इन पे वो राउंड में पट्टी लपेट लें दोनों हाथों की। और फिर उसके बाद आपको कोई कार्य नहीं करना है, ना पानी वानी में डिप करना है कोई भी हाथ। रात में आपको बाथरूम जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन आप आराम से सो जाएं और सुबह उठें तो उसको उतार दें, पट्टी भी, मेथी पट्टी भी उतार दें और अपनी पट्टियां भी खोल दें। ये 10 दिन का प्रोसेस है। और दिन में आप एक पोटली बनाएं, बालू लें, नमक लें और अजवाइन लें, जिससे कि आपकी पूरी जो घुटने वाली ऊपर की कैप है वो पूरी कवर हो जाए। पोटली इतनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी ना हो, थोड़ी बड़ी बन जाए कोई दिक्कत नहीं। तो उससे आपको दिन में ये करना। नमक अजवाइन और क्या? रेत, बालू, हाँ, थैंक यू। इससे उनकी सिकाई करें। तो उस बहन ने किया 10 दिन लगातार। 2 दिन मैंने जाके किया और फिर बहन ने अपने आप करना शुरू किया। उनके बच्चों को भी लगा और उन्हें भी लगा कि जब ये इतनी मेहनत कर रही हैं और कुछ हमसे ले भी नहीं रही हैं, तो मेरा यही भाव था कि एक बहन ठीक होगी तो मैसेज पास होगा, दूसरी बहन भी फिर करेगी। और फिर मैंने उनसे यही प्रोमिस लिया कि जैसे मैं देखो 2 दिन तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ऐसे तुम फिर ठीक होने के बाद दूसरी बहन का करोगी। और ये क्लास में शुरू हो गया है। जैसे वो बहन अब 10 दिन उसने किया और उसको रिलीफ मिला, तो कल दूसरी बहन ने शुरू किया है ये। उसने उसी बहन ने जा करके, मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम जाओगी और उस बहन का स्टार्ट करोगी। तो कल दूसरी बहन ने स्टार्ट किया है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि जैसे उनको पूरा आराम हो गया है, अभी 70% उन्हें आराम है। तो अब वो यही कह रही थी कि जैसे थोड़ा अभी है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा तुम अगले महीने फिर कर सकते हो यही प्रोसेस। ये मैंने अपनी ओर से बताया, उन भाई ने ये बताया नहीं था। उन्होंने तो यही कहा था कि 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको घुटनों की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी। वो एक दिन लेके गई थी डॉक्टर के पास मुझे, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपके घुटने बिल्कुल डैमेज हो गए और इनको ऑपरेशन कराने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप चलना फिरना चाहते हो तो आप इनको ऑपरेट करा लो। अब वो बहन कह रही, बहन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, देखो मैं कैसे ऑपरेट करा लूं। उन्होंने मुझे यही कहा डॉक्टर से बाहर आते ही। तो फिर मुझे यही लगन लगी कि इस बहन के साथ मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बहन ठीक हो गई तो ये एक अपने आप में मैसेज जाएगा और सब बहनें फिर इसको लगन के साथ करेंगी। तो यही है जी, घुटने का मैंने बता दिया आपको पूरा। ये कितने प्रमाण में लेना है, नमक अजवाइन और रेत? देखिए अब मैंने बताया आपको पोटली का आकार, हाँ, पोटली। पोटली का आकार बताया ना,
हाँ तो 2 मुट्ठी कम से नमक नहीं होना चाहिए, उसमें बालू ज्यादा आएगी हाँ अपना, ताकि आपका ऊपर वाला पूरा ना कवर हो जाए घुटना। ओके। इतनी बड़ी आपकी पोटली होनी चाहिए। तो ये आपकी साइज पे डिपेंड करेगा। ज्यादा रेत लेना है क्या? ज्यादा रेत लेना, 2 मुट्ठी उसमें ले लेना आप नमक, और उसमें एक मुट्ठी ले लेना अजवाइन। और हाँ ये ठीक। आपको वो पोटली गरम करनी है पहले, या तो आप प्रेस से भी गरम कर सकते हो, क्योंकि आप इसे बिस्तर पे बैठ के करोगे। यदि आप बार बार तवा या तो बहनें तवा गरम करके करती हैं तो उसमें थोड़ी समस्या आती है। अपने पास कोई पावर प्लग लगा होगा, वहां बैठ के ये ट्रीटमेंट करिए, और प्रेस गरम करिए, उसके ऊपर ये पोटली रखिए। जब वो पोटली गरम हो जाए फिर उसको अपने घुटने पे रख लीजिए। प्रेस से ये ये ज्यादा पोटली इजीली होता है। ये पोटली ऐसे ही रख सकते हैं क्या? उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है? और नहीं 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 तो नहीं, उसको एज इट इज रखिए, आप उसी से करिए ना डेली, उसको हो। फेंकिए नहीं, उसमें कुछ खराब होता नहीं। महीने में 10 दिन ही करना? हाँ, 10 ही दिन करना। ये सिकाई तो आप, यदि स्वेलिंग है ना पैरों पे, हाँ। तो ये प्रोसेस में नहीं है। ओ, ये आपकी जो बालू वाली सिकाई है, ये तो मेरा हाँ अपना है, इसमें मैंने अपना जोड़ा है। क्योंकि जब स्वेलिंग होती है तो इसकी सिकाई करने से स्वेलिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसको मैं पहले भी करती हूँ। ठीक है, दिन में थैंक। करना है ये पोटली से जो आपको सिकाई करनी है ना, ये आपको हाँ, दिन में करनी है। इसमें रात दिन में वाला एक ही बार? कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, दिन में एक ही बार ना? नहीं, 2 बार भी कर सकते हो आप, ओके, थैंक यू। इसमें इसका क्या कोई क्या नुकसान लेंगे? नहीं है। 2 मुट्ठी नमक और 1 मुट्ठी अजवाइन, और रेत कितना? 4 मुट्ठी ले लो रेत। 4 मुट्ठी बस? 4 मुट्ठी ले लो, 5 मुट्ठी ले लो, ये आपके घुटने की पोटली पे डिपेंड करेगी। साइज पूरी पोटली, थोड़ी पोटली लूज रखें ताकि वो फैल जाए। तो हम्म। जब आप बनाएंगे तो वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा इस चीज का। अच्छा अच्छा, बस उसमें 3 चीजें लेनी है। हाँ, 3 चीजें ले लो। नमक पीसा वाला लेना है? हाँ जी, पीसे वाला ले लो। जी जी। सादा नमक या सेंधा नमक? सादा ले लो बहन। ओके, थैंक यू। जी। जी, ये घुटनों का हो गया पूरा। और और किसी जी बोलिए। और किसी भाई बहन का कोई सवाल हो आदरणीय मिथिलेश जी से, तो आप और सादर आमंत्रित हैं। इसमें जैसे जैसे मुझे कैंसर हुआ था, तो उसके भी मेरे पास बहुत अनुभव हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो मैं बता सकती हूँ। जी जरूर बताइएगा। और कमर दर्द के लिए कोई उपाय है क्या? कमर में जकड़न के लिए? हाँ, मुझे भी बहुत कमर दर्द होता है, अभी भी हो रहा है। कमर दर्द तो देखो, हमारी कक्षा में जो इन बहनों को है, उनका जो है, आप भुजंगासन करते हैं, जो भी पीछे मुड़ने वाले जितने आसन हैं उनसे बहुत रिलीफ मिलता है। मरकट आसन से, और शलभ आसन से, और आपका भुजंगासन से। भुजंगासन की तीनों स्थिति, मरकट आसन की तीनों स्थिति, इनको करने से कमर दर्द में आराम होता है। थोड़ा सिकाई कर ले। यदि स्वेलिंग है तो आप ये पोटली वाली करें, और यदि आपको स्वेलिंग नहीं है तो आप पानी वाली सिकाई करें। पानी में नमक डाल करके, और टॉवल से कर लें, टॉवल डिप करके उसके ऊपर जो है वो गर्म पानी में निचोड़ करके उससे सिकाई करें, तो इनसे ठीक हो जाता है ये। और ठीक। अभी अ, मेरा छोटा बेटा है नोएडा में, उसको वो कह रहा था, मम्मी मैंने बहुत वर्कआउट शुरू किया है, उसका काम मल्टीनेशनल कंपनी का, तो ये बच्चे ना उस पे
लैपटॉप पे काम करते रहते हैं कितने कितने घंटे, इन्हें पता भी नहीं चलता। कंपनियां भी इस तरह से काम कराती हैं। तो मैंने कहा भाई तुम फिजिकल करो, देखो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और तुम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रही। ये शरीर हमेशा ऐसे जवान थोड़ा रहता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है। जब मैं बीमार हुई थी तो कैसे होता है फिर। कह रहे मम्मी बात तो ठीक है। तो उसने शुरू किया, तो वो बोला मम्मी जैसे मैं आजकल रेस लगा के आता हूँ ना, तो मेरी कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा तुम अपना ये करो, मर्कटासन करो, शलभासन करो, और ये पीछे मुड़ने वाले उष्ट्रासन करो, तो कमर दर्द ठीक हो गया। तो उसका फोन आया, मम्मी मैंने 3 दिन किया और मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल। तो रिजल्ट आता है इनका आसनों का कमर दर्द में, पीछे मुड़ने वाले जो भी हैं, और मरकट आसन। जी अब मैं थोड़ा सा ना अपना जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैं बताऊंगी उसके बारे में। मैंने बहुत कुछ ऐसी बातें अनुभव की जो कि मैंने कभी अनुभव नहीं की थी। कहते हैं ना कि जब चोट खुद को लगती है तो दर्द तभी महसूस होता है ज्यादा। तो ऐसे मेरे पास कुछ अनुभव है। एक बार जब मेरी स्थिति बहुत टिपिकल हो गई थी कीमो के दौरान, और मेरा जो कैंसर था वो बहुत हाइब्रिड वाला, डॉक्टर ने कहा था कि जी ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है, तो कि आप इसको कवर कर रहे हो कि उन्होंने खुद पूछा मेरे से कि आप क्या क्या करते हो। मैंने कहा जी मैं लेटे लेटे जब मेरा कुछ होता नहीं ना तो मैं प्राणायाम करती हूँ, अनुलोम विलोम बस। कि आप जब आते हो हॉस्पिटल में, तो आपके जो चेहरा होता है ना, कि आप उसमें एक उदास वाला भाव और एक जैसे मरीज के भाव होते हैं वैसे नहीं होते। मैंने कहा जी मैं और ज्यादा कुछ नहीं करती, एक तो भजन सुनती रहती हूँ और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करती रहती हूँ, और बस इतना ही मैं करती हूँ। तो एक बार जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई तो डॉक्टर ने कहा था कि वैसे तो आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सरप्राइज थे कि आपकी हर चीज बॉडी के अंदर एकदम परफेक्ट है, और हमें भी ताज्जुब है कि कोई भी चीज ना ज्यादा है ना कम है। वो सभी टेस्ट करते हैं बॉडी के, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि। तो मैंने कहा जी आप ही बताओ फिर मुझे ये हुआ क्यों, इतनी बड़ी बीमारी, सबसे लास्ट वाली बीमारी। तो डॉक्टर कहने लगे जी ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि क्यों हुई। आजकल किसी भी एज में किसी को भी हो जा रहा है ये, तो मेरे पास बताने का ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको ये कहूँ कि इस वजह से ही आपको हो गया है। घर में भी सब ये सोचते थे कि मम्मी आप इतनी पॉजिटिविटी से, बच्चे भी, कि हर परिस्थिति में आपको कभी यही नहीं लगता, और कुछ ना कुछ आप रास्ता हमें भी बताते हो, और हमेशा जो है एक पॉजिटिव वाला ही आप रखती हो अपना दृष्टिकोण, और फिर भी आपको ऐसी बीमारी आई। मैंने कहा हाँ भाई मैं भी इस बारे में चिंतन करती हूँ कि ये क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर भी वही मैंने कहा कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म होंगे ऐसे। देखो होता तो सारा खेल कर्मों का ही है, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी मेरे से कोई, तभी मेरे को ये हुआ है। तो फिर जब फर्स्ट कीमो हुई तो उसके 4 दिन बाद मुझे बहुत समस्या होनी शुरू हुई। मुझे इतना दर्द ऐसे नहीं था कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी, और डॉक्टर ने कहा था कि जब कोई समस्या होगी तो आप हॉस्पिटल आ जाना, और नहीं तो आप घर में रहो। उनके जी ठीक है। तो फिर मैंने एक दिन तो उस दर्द को झेल लिया। कैसे? वही उस परम शक्ति के साथ जुड़ के, जब मुझे लगा कि रात का टाइम है, अब मैं घर में कहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द है तो घर वाले परेशान होंगे, और ये रात को कैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता था घर से, 2 घंटे लगते थे जाने में। तो मैंने कहा ये तुझे बर्दाश्त करना होगा। तो मैंने क्या किया कि एक बड़ा मीठा भजन है राधे का, उसको मैंने अपने फोन में चलाया, और दूर रख के अपने से थोड़ा लीड से उसको कानों में लगा लिया। तो जैसे मैंने वो भजन सुनना शुरू किया, सचमुच में मुझे अपने दर्द का पता नहीं चला कि मेरी बॉडी दर्द कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल जैसे एक सुन्न सी हो गई, और वो भजन मेरा चलता रहा। तो उस भजन के सहारे मैंने अपनी रात निकाली, और मुझे पीड़ा महसूस नहीं हुई। एक तो मेरा ये बहुत बड़ा अनुभव रहा। दूसरा,
जब जब मेरी क्रिटिकल सिचुएशन होती थी तो मैं अपने जो बच्चे होते थे मिलने जुलने वाले होते थे तो मैं बच्चों को कहती थी कि वो डॉक्टर ने भी बोल रखा था कि इनके पास भीड़ नहीं करनी, ज्यादा बैठना ही नहीं, बस सिर्फ एक अटेंडेंट रहना चाहिए ताकि इन्हें कोई जरूरत पड़े और इनको मिले। यहाँ जमावड़ा नहीं लगाना इनके आसपास क्योंकि ये इन्फेक्शन पकड़ लेंगे। तो बच्चे चिंतित रहते थे और वो मेरे पास बैठते थे तो मैं उनको हटा देती थी बड़े सख्त उससे, उनके भागो यहाँ से तुम। क्योंकि जब मुझे ज्यादा पीड़ा होती थी तो बच्चों के चेहरे लटक जाते थे और वो मैं देख के अपने आप को नहीं संभाल पाती थी। तो फिर मुझे ये लगता था कि इनको भगाओ दुनिया से और बोलूँ इनके दरवाजा बंद करो और उस परम शक्ति पे भरोसा करो जो मुझे संभाले। तो वही सिचुएशन बनी मेरे साथ। और फिर कई बार मुझे जैसे मैं बिल्कुल एकांत होती थी तो एहसास होता था कि मेरे बिस्तर पे कोई आके बैठा है। फिर मैं आँख खोलती, मैंने कहा बैठा कौन है, तो कोई नहीं होता था। फिर जैसा बच्चे आते थे कुछ देने के लिए मुझे, मम्मी कुछ चाहिए ये वो, मैंने कहा तुम मेरे कमरे में आए थे, कहे मम्मी हम तो नहीं आए। तो फिर वो बात मैं आगे वाले बच्चों को नहीं बताती थी, वो मैं अपने पास ही रखती थी कि मैंने कहा कहीं बच्चे ना लगे कि मम्मी तो कुछ ज्यादा आगे सोच रही हैं और शायद कुछ लगता है कि जो चीज सब के की पहुंच तक ना हो और हम उसे कहें तो उस पर विश्वास नहीं होता। तो वो मैं अपने पास ही रखती थी और जो मेरी एज ग्रुप के थे जब हम मिलते थे तो उन्हीं के साथ शेयर करती थी। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ और फिर होते होते जैसे कीमो हुई तो उसमें वीकनेस बहुत आ जाती है। तो मेरा मन लगना बंद हो गया वहाँ गुड़गांव में। और वहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था उस टाइम। एक दीपावली के आसपास आके दिल्ली की और एनसीआर की हालत इतनी टाइट हो जाती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। और उधर मेरा बॉडी बहुत वीक हो गई थी कीमो की वजह से, हर चीज मेरी डाउन चली गई थी। और डॉक्टर से मैंने कहा, मैंने कहा जी आप तो कह रहे थे मेरे सारे टेस्ट इतने बढ़िया हैं और अब सब चीजें ये कैसे हो गई। कह रही आप टेंशन ना लो, ये कीमो की वजह से होता है। तो जैसे शरीर कमजोर हुआ तो वो हवा जो वहां की थी ना वो बिल्कुल जहरीली हो गई थी, तो वो मुझे ज्यादा महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा बेटे अब मेरा नया मन नहीं लग रहा। अरे तो मम्मी फिर, मैंने कहा मैं अब मुजफ्फरनगर जाना चाहूंगी। बच्चे डर गए, कह रहे इतनी खराब स्थिति में मुजफ्फरनगर जाने के लिए मम्मी बोल रही है और वहां से हॉस्पिटल आना लेके जाना ये बड़ा मुश्किल काम। लेकिन मुझे लगा कि यदि मैं यहाँ रहूंगी तो मैं अब अपने आप से लड़ नहीं पाऊंगी, इस बीमारी से नहीं लड़ पाऊंगी, ये मेरे अंदर से आवाज आने लगी थी। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड गए, वो बीच बीच में जाते रहते थे। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा बच्चों को कहूंगी तो उन्हें दुख लगेगा और मैंने कहा अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी, मेरा बिल्कुल यहाँ मन नहीं लग रहा है। और देखो जब मन ही नहीं लग रहा है तो ना तो मुझे कोई दवाई काम करेगी और ना कोई काम करेगी। तो उन्होंने भी कहा तुम पागल हो गई हो, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर है और यहाँ से पास पड़ता है। मैंने कहा हाँ इस टाइम शायद मैं पागल ही हो गई हूँ और इस टाइम मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर वॉक्टर अब कुछ काम नहीं कर पाएंगे मेरे पे, आप मुझे। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि ठीक है भाई कुछ दिन के लिए तुम अपनी मम्मी को भेज दो। और ये बोले कि गारंटी है तुम्हारा मुजफ्फरनगर मान लेगा। मैंने कहा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी एक टेस्ट है, लेकिन आप इस बात को करो। तो खैर मुझे लेके मुजफ्फरनगर आए, बच्चे साथ आए और वो सब पूरा प्रबंध करके और लौट गए। और मैंने देखा मुजफ्फरनगर में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, 2 दिन में ही मैं बिल्कुल पस्त हो गई। और फिर तो उन दिनों मेरे पिताजी फोन करते रहते थे, मेरी भाभी फोन करती रहती थी, मम्मी तो मेरी है नहीं। तो मैंने कहा मेरा तो यहाँ भी मन नहीं लग रहा। तो वो सब चिंतित हो गए, सबने सोच लिया ये नहीं बचेगी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाऊंगी कहीं नहीं, मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और इस बीमारी से बाहर आ जाऊंगी, लेकिन बस मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो मेरी भाभी बोली कि आपको यदि बुरा ना लगे तो आप यहाँ आ जाओ, कह रहा ना आ जाओ। मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर आई अभी बच्चों से जो है थोड़ी जिद करके, और यदि मेरा वहां भी मन ना लगा तो मैंने कहा फिर, तो वो कह रही फिर आप वापस चले जाना बच्चों के पास यदि आपका यहाँ भी मन नहीं लगेगा तो।
तो मेरी भाभी लेने आई। कमजोर मैं बहुत हो गई थी, चल नहीं पा रही थी, तो गाड़ी में पीछे लेट के गई, तो वो सब मेरे कपड़े उपड़े लेकर के और गई। तो एक दिन मेरा वहां भी मनने लगा जाके। फिर मैं अपने मन में सोचती रही, मैंने कहा सब कितने परेशान कर दिए मैंने, और तू ठीक नहीं हो पा रही और तेरी स्थिति में भी सुधार नहीं हो पा रहा। तो सुबह को मैंने अपने फादर से कहा, वहाँ डेली हवन करते हैं मेरे पिताजी, कह रहे बेटे तू हवन पे आके बैठ। मैंने कहा पिताजी मेरे नहाने की तो हिम्मत नहीं हो रही, मैं बाथरूम नहीं जा पा रही, तो मैं आऊँ हवन पे कैसे बैठ। कह रहे तुम बिना नहाए आके बैठो, आचमन करो और आचमन से तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगी। उन्होंने एक ऑर्डर वाले उसमें कहा। तो मैं उठी, धीरे धीरे जाके बैठ गई। जैसे मैंने आचमन किया, हवन पे बैठी, तो उन्होंने ना पहले से ही वो सामग्री मंगवाई, पता नहीं कहीं से, किसी गुरुकुल से जाके लेके आई वो, और एक देसी गाय मंगवा ली घर में कि वो आने वाली है, उसका मन भाने लग रहा। तो जैसे ही मैंने वो हवन के आचमन किए, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। उस रोज मुझे बढ़िया फीलिंग हुई दिन भर। और हमारे आंगन में वहाँ एक आम का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं बाहर आई, बाहर बैठी, तो मैंने कहा पिताजी मुझे ना यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आम के पेड़ के नीचे बैठ के। कह रहे थे तो यहीं बैठ जा, इसमें ये तो घर है अपना, और जहाँ तुझे अच्छा लग रहा है तो वहीं बैठ। तो अगले दिन मेरे भाई ने, वो हमेशा मेरे से लड़ता रहता है, छोटा है, उसने मेरे लिए आम के पेड़ के नीचे एक झूला डलवा दिया, बहुत बड़ा सा, जिसपे मैं लेट भी जाऊं और बैठ भी जाऊं। कह रहे तू ना इसी पे रह, और जब भी तुझे लगे कि तेरा मन नहीं लग रहा तो तू इसी में बैठा कर। और ये मुझे एक संत ने दिया है। मैंने उनको बताया था कि मेरी बहन बहुत बीमार है, और सच में मैं दिन भर उसी पे बैठी रहती थी और वहीं अपने प्राणायाम करती थी, और वहां मुझे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग हो। पिताजी बोलते ठंड के दिन थे बहुत कि तुम अंदर चलो, अब शाम हो गई है बेटा, और यहाँ तुम्हें ठंड नहीं लग रही। बोल नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे यही अच्छा लग रहा है। तो वो वहीं आग जला देते थे मेरे लिए, और सब वहीं बैठते थे। और तो ऐसे होते हुए मेरा वहां बहुत मन लगा। फिर थोड़ी सी मेरे अंदर ना जैसे कीमो होकर के एक हफ्ता हो जाता है, तो शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आने लगती है। उससे मैं चलती फिरती थी। तो मेरे पिताजी मुझे हाथ पकड़ के गाय के पास लेके जाते थे, और उस गाय के कहते तू इसकी कमर पे ना मसाज कर, और जितनी देर तू इसकी कमर पे हाथ घुमाएगी ना अपना, तो तुझे अच्छा लगेगा। जब तुझे बाहर बैठना अच्छा लग रहा है, पेड़ के पास बैठना अच्छा लग रहा है, हवन अच्छा लग रहा है, तो तुझे ये चीज भी अच्छी लगेगी। तो मैं करती थी, वो हिम्मत शरीर की नहीं होती थी, लेकिन मैंने कहा जब ये इतनी कोशिश कर रहे हैं तो मैं वो काम करने लगी। और सच में मैं फिर बच्चों से कहा मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली भाई, जब तक मैं बीमार हूँ, जब तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है मैं यहीं रहूंगी। तो वो प्रकृति का जो मुझे वहां साथ मिला, तो उससे मुझे एनर्जी मिलनी शुरू हुई। बल्कि बच्चों ने कहा, कुछ सामाजिक बातें होती हैं कि मम्मी हमें बहुत ना अच्छा नहीं लग रहा, कि हमें सब ये कहेंगे कि इन्होंने अपनी मम्मी को ना ऐसे टाइम में वहां भेज दिया। तो मैंने इसे फिर समझाया। मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि ये बातें बहुत जरूरी हैं, या माँ का होना जरूर, माँ का ठीक होना जरूरी है। तो उसने सोच समझ के जवाब दिया कि नहीं मम्मी आपका ठीक होना जरूरी है, इन बातों की इतनी वैल्यू नहीं है, आपका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। तो बस मैंने कहा ये मेरा घर है यहाँ, जिसमें कोई ऐसी अपराध बोध वाली बात होनी नहीं चाहिए किसी के मन में, और ये मेरा हक भी है, मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो फिर वही जैसे मेरी कीमो होती थी, तो बड़े वाला बेटा मुझे लेने आता था, वो लेके जाता था हॉस्पिटल, कीमो करा करके फिर मुझे वहीं छोड़ देता था। ये मेरा चला। 18 कीमो मेरी हुई। 6 कीमो जो थी वो ज्यादा टिपिकल वाली थी, जिनसे ज्यादा कमजोरी आ रही थी। तो जब तक वो मेरी 6 कीमो चली, तब तक मैं वही रही, और उस एक पेड़ के नीचे ही रही। और एक और मैंने देखा उसमें बहुत गहराई से, कि वहां उस टाइम बहुत सारे बंदर होते थे। तो जब मैं बाहर बैठी रहती थी, कमजोर थी, कहीं ये तो था नहीं कि भाई मैं उठ के दौड़ लूं या भाग लूं। तो सबको डर लगा रहता था घर में, कि घर में काम होने की वजह से कई बार मैं अकेली हो जाती थी, कि भाभी भी काम में लगती थी, पिताजी भी अपने किसी काम से लग गए, वहीं आसपास हमारे खेत हैं, वो उनमें जाते थे, मजदूर लगे रहते थे, उनको भी देखना होता था, भाई भी अपने काम में लग जाता था, बच्चे भी स्कूल चले जाते थे, कि कहीं बंदर उसको अटैक ना कर दें, वो अकेली बैठी है।
झूले पे। तो मैंने देखा कि मुझे भी डर लगा। एक दिन वो बहुत सारा झुंड आया, तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा इनमें तो हनुमान जी का रूप होता है। और जैसे मैंने नमस्कार किया, तो वो सारे बंदर चारों तरफ मेरे इतने सहानुभूति पूर्वक बैठ गए कि वो मुझे इतने बिल्कुल ऐसे दया भाव से देख रहे। तो वो फिर मैंने जैसे पिताजी शाम को आए, उन्हें बताया। मैंने कहा पिताजी आज ऐसे ऐसे ना बहुत सारे बंदर मेरे चारों तरफ बैठ गए, और उन्होंने, मैंने जैसे हाथ जोड़ लिए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे आप देखते हो, जैसे आपकी नजरों में दया और सहानुभूति है ना इस समय, ऐसे ही इनकी नजरों में मैंने देखी है। तो वो हंसने लगे, कह रहे चल तू तो बिल्कुल ही बावली होगी, पागल हो गई तू। मैंने कहा नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी बाग लगवा रहे थे। हमारी जमीन बहुत ज्यादा है वहां। तो उन्होंने कहे हैं कि इनके बस की कुछ काम धाम नहीं, सब बच्चे बाहर निकल जाएंगे और इस जमीन में पेड़ लगवाने जरूरी है, तो बाग लग जाएगा। तो ये भी एक पुण्य का कार्य होता है पेड़ लगाना। तो मजदूर बहुत आए हुए थे, तो उनके साथ पिताजी का रहना जरूरी था। शाम को उसी पीरियड में मुझे जो है एक सपना आता था, और बार बार कोई आके कहता था कि तू ना मछली जी माँ, मछली जी माँ। मैंने फिर वो पिताजी से कहा, भाई बार बार मुझे ना रात में जैसे कोई आवाज लगा के आके बोलता है कि तू मछली जी माँ। फिर चल तो ये भी काम करेंगे, ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बहुत बड़ा तालाब है हमारा, बहुत बड़ा मंदिर है। और कहते हैं कि जो मेरा मायका है, कैराना है, कि वो कर्ण का बसाया हुआ है। और वाकई इतना भव्य और इतना शानदार मंदिर बना है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी जगह जाके देखा ही हूँ, आज तक मुझे ऐसा मंदिर कहीं देखने को नहीं मिला। और वहाँ बहुत बड़ा तालाब है, उसमें कमल रहते हैं और उसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं। तो वो उन्होंने नियम बना दिया कि अब वहां ना दोनों चला करेंगे। वो मेरे को लेके जाते हैं गाड़ी में बिठा के, और कह रहे तू अपने हाथ से डालना। मुझे उतारते और वहां बैठा देते। 1 घंटा वो भी बहुत ही अच्छा सीन होता था, और बहुत आनंद का होता था कि जैसे हम डालते हैं वो मछलियां इतनी सारी दौड़ के आती हैं, खाती हैं, बड़ा मजा आता है उसमें। तो मेरे पिताजी कभी मंदिर नहीं गए पूरे जीवन भर। तो उन्होंने कहा कि देख कितना अच्छा काम हो रहा है, तू यहाँ मछली जमाती है, मैं भी जमाता हूँ तेरे साथ में जब तू यहाँ बैठी रहती है। कि मैंने ऐसा आनंद आज तक मुझे जीवन में कभी नहीं आया जितना आजकल आ रहा है। और मैं कभी मंदिर भी नहीं आया, और इस बहाने मैं मंदिर भी आने लग गया। तो फिर एक दिन जैसे खेत में बाग लग रहा था, मजदूर बहुत आए हुए थे, तो पिताजी ने मुझे फोन करा कि आज मैं आऊंगा नहीं खेत से, और तू अकेली जा। मुझे बहुत डर लग गया। मैंने कहा आज मैं अकेली कैसे जाऊंगी। मैंने पिताजी मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मेरे से चला तो जाता नहीं। कह रही क्यों नहीं चला जाता तेरे से, तू बचपन की याद कर। तेरी माँ कैसे डांटती थी जब तुम्हें बुखार होता था, और जब बुखार उतर जाता था तो वो कहती थी उठ खड़े हो जाओ काम पे लगो। कह रहे अब देख तेरी कीमो हुए 10 दिन हो गए। मैंने कहा हाँ हो गए। कह रहे तू जाएगी कैसे, नहीं जाएगी, तू बाहर से रिक्शा पकड़, खड़ी हो, और रिक्शा में बैठ के अपनी मछली जिमा के आ। तो मैं डरती डरती उठी, और जाके मैंने बाहर खड़े होके रिक्शा को आवाज लगाई, रिक्शा आ गई, उसमें बैठी। तो देखा मैंने कि जिस बंदर से मैं डरती थी, और एक बंदर बहुत बड़ा सा था उन सब में, तो वो मेरे साथ साथ मंदिर तक गया। कभी वो रोड पे चलता, कभी वो बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ जाता, फिर कभी बिल्डिंग से नीचे उतर के फिर रोड पे आ जाता। और पहले तो मेरा ध्यान ही नहीं दिया, फिर मैंने देखा ये वही बंदर है। मंदिर में देखा मैंने उसको, तालाब पे बैठी वही मेरे से काफी दूर रहा, और फिर मैंने उस पर ध्यान दिया। जैसे मैं वापस चली फिर अपनी मछली जिमा करके रिक्शा में बैठ के, तो उसने फिर मेरे को फॉलो किया, और फिर वो वहीं आके पेड़ पे ऊपर बैठ गया। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं जीवन में, तो हम इन पे ध्यान नहीं देते। तो उन दिनों मुझे कुछ काम नहीं होता था, सिर्फ इन्हीं चीजों पे मेरा ध्यान होता था, शांत बैठी रहती थी। तो तब लगा कि प्रकृति तो हमारे साथ साथ रहती है, और हम ही भरोसा नहीं करते, हम ही इतनी व्यस्तता हो जाती है और इतनी एक्टिविटी होती है कि हम उनसे जुड़े रहते हैं। जो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो बहुत अच्छी चीजें हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो ये मेरे बीमारी के समय के बहुत ऐसे ऐसे अनुभव रहे कि जो मैंने कभी जीवन में नहीं लिए, और आज पूरे सदन के सामने सुनाए बहुत अच्छे से। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो वो अपना पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।
जी बिलाल भैया अपना जी। नंबर दे दीजिए। अब जो बंदर वाली घटना सुना रही है वो लाल बंदर से या काले बंदर? नहीं, काले नहीं थे जी, वो ये लाल वाला ही था। लाल मुंह वाले? हाँ, जो नॉर्मल बंदर होते हैं। काला तो वो होता है लंगूर, जिसको बोलते हैं, लंबी सी पूंछ होती है उसकी। हम उनको लंगूर बोलते हैं, बहुत लंबी पूंछ होती है उसकी, काले वाले की तो। वो लंगूरी बोलते हैं उनको, मेरे यहाँ बंदर भी बोलते हैं। हमारे यहाँ उसको, काले मुंह वाले को ना, लंगूर बोलते हैं। जिनका क्वेश्चन हो आप जरूर करिए, दीदी से अगर कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। दीदी चलो, किसी का कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, उसके बाद तिवारी। हेलो जी, राजेश आपका जो यादव भाई कैंसर साहब। है वो कितने दिन हो गए ठीक हुए? जी, मुझे 17 में हुआ था, और 19 में मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था पूरा, और अब 24 चल रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने मृत्यु पे विजय पाई है। कैंसर को लोग मृत्यु मानते थे, और आपकी कहानी से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके इसके लिए, जैसे मैं कैंसर से जब थी तो गुड़गांव में जैसे थी, मैं कुछ ही दिन पहले जैसे योग से जुड़ी थी, तो मैंने वहाँ अपनी योग कक्षा भी शुरू की कर ली थी। और योग कक्षा जैसे शुरू हुई थी, क्योंकि मैं कैंसर का ट्रीटमेंट मुझे वहीं से लेना था, तो जाते ही मैंने जैसे हॉस्पिटल गए, चेकअप कराया, फिर टेस्ट वेस्ट हुए, तो उसमें 15 दिन लग गए थे मेरे। तो उन 15 दिनों में एक योग कक्षा स्टैब्लिश हो गई थी। तो कक्षा मैंने ये नहीं बताया था कि मुझे कैंसर हो गया। जैसे मुझे लगा, डॉक्टर ने कहा कि कल आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि डेली तो मैं जाती थी, वापस आ जाती थी, सुबह सुबह कक्षा चलती थी, तो योग कर लेते थे। तो मैंने कक्षा में बोला कि कल मैं कक्षा में नहीं आऊंगी, लेकिन आप कक्षा चलाना जरूर। एक भाई थे, पंजाबी भाई थे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आते थे कक्षा में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बहन जी, आप कल क्यों नहीं आओगे? मैंने कहा जी मुझे कल हॉस्पिटल जाना है। कह रहे आपको क्या हो गया, हॉस्पिटल जाना है आपको? आप तो अच्छी खासी तो योग कर रहे हो, अच्छा खासा हमें करा रहे हो, हमें भी लगा दिया इस लाइन पे। यहाँ जो है, हम तो बहुत महंगा एक ट्यूटर आता था, कि वो 1 घंटे के ही, वहाँ घंटे के हिसाब से चार्ज होते हैं मेट्रो सिटीज में। कह रहे वो 1 1 घंटे के 2 2 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और आपने तो उनकी छुट्टी कर दी आके, यहाँ आप योग कराते हो और आप हॉस्पिटल जा रही हो। मैंने कहा जी हाँ, अब मेरे को ना ऑपरेट कराना है। कह रहे क्या ऑपरेट कराना है आपको? मैंने कहा जी मुझे ना एक सिस्ट हो गई है, और डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कह रहे ठीक है, ये तो एक दिन की बात है। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, नेक्स्ट डे हम आपकी छुट्टी कर देंगे। इतना लाइटली डॉक्टर ने मेरे को बोला था, इतना ही लाइटली मैंने क्लास में बोल दिया। लेकिन ऑपरेट हुआ वो, तो छुट्टी तो उन्होंने अगले दिन ही कर दी थी, लेकिन प्रिकॉशन कहा कि आप 1 वीक तक आप अपने बिस्तर से नहीं उठोगे, क्योंकि वो नली वली लगी होती है जो ऑपरेट करते हैं, ब्लड का थोड़ा रिसाव होता रहता है, तो उसमें लेटना बहुत जरूरी था। तो फिर वो सब के सब जो क्लास में आते थे, जैसे उन्हें पता चला, वो सब घर आए, कह रहे आपने तो एक दिन कहा था, और हम तो सब इंतजार कर रहे हैं आपकी, आप क्लास में ही नहीं आ रहे। जैसे उन्होंने मुझे देखा, कह रहे हमें तो ताज्जुब हो रहा है, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आपको जो है इतना ये सब नली नुली लग रही है, और आप इतने स्वस्थ हो गए, आप हॉस्पिटल चले गए और अपनी ये हालत बनवा के आ गए। मैंने कहा हाँ जी, ऐसा ही है, प्रकृति का देखो कुछ है। तब सबको पता चला कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो सबने यही कहा था कि यकीन नहीं हो रहा कि आपको कैंसर है। तो जैसे मैं जाती थी कीमो के लिए, और तो सब मिलने आते थे, और वहाँ सोसाइटीज का ये अच्छा होता है कि वहाँ पे
सब दूर दूर के, जैसे हम सदन में अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो वहाँ भी एक परिवार सा बन गया था मेरा। और जो भी वहाँ प्रोग्राम होते थे ना, धार्मिक प्रोग्राम, तो वो सब इकट्ठे होते थे। क्लब हाउस होता है उसमें सोसाइटी में, तो सब होता था। तो जैसे मैं वहाँ, ये बीच में नवरात्रे आए थे, तो नवरात्रों में 2-3 घटना मेरे साथ इतनी बढ़िया घटी उस बीमारी में, तो मेरे को लगा कि ये बीमारी मुझे कुछ दे के जाएगी। तो 9 दिन का प्रोग्राम था। 9 दिन के प्रोग्राम में तो वो बहनें कहने लगी कि बहन देखो, तुम जरूर आना। बल्कि बच्चे मुझे मना कर रहे थे, कह रहे मम्मी आपको ना थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन रखना चाहिए, इन्फेक्शन होने का डर लगा रहता है। मैंने कहा भाई वो तो बात सही है, लेकिन तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। जब मन खुश होता है तो आदमी एनर्जेटिक हो जाता है। अंदर हर समय लेटे रहने से भी ना एक डिप्रेशन सा होने लगता है चारों तरफ को। मैंने कहा तुम मुझे नवरात्रों में जाने से मत रोको। तो फिर बड़ा बेटा कुछ ज्यादा समझता है वो, तो वो बोलने लगा कि मम्मी ठीक है, देखो आप बहुत समझदार हो, हम आपको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आप समझदार नहीं हो, और जब आपका अंदर से मन जिस बात का है ना, उसको करने से खुशी मिलती है, और उस खुशी से ही फिर वो पॉजिटिव एनर्जी मिलके वो शरीर पे काम करती है। आप जाना। तो वहाँ नवरात्रों में जो प्रोग्राम हुआ 9 दिन का, तो वहाँ भजन कीर्तन होते थे। थोड़ा भजन मैं भी गा लेती हूँ, मेरा शौक भी है उधर का, थोड़ा भगवान से जुड़े रहने का आध्यात्मिकता में। तो बहुत अच्छा माहौल हो गया था वहाँ। तो एक दिन कोई आए, बैंक से आए, तो उन्होंने कहा कि आज कोई ना वो होगा, कुछ कंपटीशन है महिलाओं का। उन्होंने कहा कि आप इसके प्रसाद वितरण के बाद सब घर नहीं जाना, उसके बाद यहाँ बाहर आ जाना, इसमें स्विमिंग पूल के पास, और यहाँ कोई कंपटीशन होने वाला है। तो सारी बहनें हम जितने साथ रहते थे बोले चलो हम कंपटीशन तो क्या करेंगे पार्टिसिपेट, हम बैठ के देखेंगे, उससे अच्छा टाइम कटेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जैसे हम वहाँ गए तो उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया, कह रहे नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब। और कुछ गेम थे, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया उसमें, और मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। 2 बहनों का था। तो जैसे ही वो मेरे को प्राइज मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी है। जैसे ही मैं वो प्राइज लेके घर गई तो बच्चे बहुत कह रहे मम्मी आपने क्या किया, आपने पार्टिसिपेट भी कर लिया, और पार्टिसिपेट करके ये ये लेके आए, मम्मी आपको कुछ हो जाता तो। मैंने कहा भगवान तो है ना, वो रक्षा करने के लिए बेटे। और फिर उसी पीरियड में वो कुछ दिनों के बाद जैसे नया साल आता है, तो प्रोग्राम था वहाँ, उसमें जाना था। तो बच्चे बोले मम्मी हम तो जा नहीं पाएंगे, हमें कहीं और भी जाना है, आप जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। हम चले दीदी गए उसमें। प्रणाम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी। योगार के मंच के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप लोगों ने बताया मुझे कैंसर हुआ, फिर आप मायके चले गए, वहाँ पर यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में गौ माता पर हाथ फेरा है, तो वो कौन सा मौसम में आपने यज्ञ किया, और यज्ञ सामग्री कहाँ से लाए थे आप लोग, और गौ माताओं के ऊपर कितने दिन तक आपने हाथ घुमाने का कार्य किया है, ये मुझे जानकारी बताएं। ये जब तक मैं वहां रही, और जब तक मैं बहुत ज्यादा वीक थी, मैं वहां कम से कम रही 6 महीना रही मैं। अपना ट्रीटमेंट लेने आती थी, वो प्रोसेस होता था 5 घंटे का। 5 घंटे में वो कीमो हो जाती थी, उसके बाद वो मुझे डिस्चार्ज कर देते थे। तो फिर मैं नेक्स्ट डे चली जाती थी, एक दिन तो वहीं रुकती थी गुड़गांव में, और फिर अगले दिन फिर मैं अपने वहीं उसी लौट जाती थी। और वो सामग्री किसी गुरुकुल से मेरे पिताजी ने मंगवाई थी, वो मैं उनसे पूछने के बाद ही आपको बता सकती हूँ। उसकी मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं कि वो कहाँ से लेके आए थे। और उसमें मैं देसी गाय के लिए जैसे जाती थी, थोड़ा सा घर से दूर जो घेर होता है ना, गाय वहां रहती थी। तो वो घर और उसके बीच में 12 फुट का गैप है, तो वो उस पे एक वो बनवा दिया है, पुल टाइप सा, उसी से मैं वो करके चली जाती थी। रोड से जाओ तो बहुत दूर पड़ता था, उतनी मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि इतना पैदल चल पाऊँ। तो मैं ऊपर से घर से उधर उस पे को निकल के चली जाती थी उधर।
और जा करके 5 मिनट फिर बैठ जाती थी, थकान लगती थी, फिर खड़ी होके फिर करती थी। 2-3 बार मैं ऐसा करती थी। बल्कि वो तो कह रहे थे कि गौमूत्र का भी सेवन करो, लेकिन फिर वो मैंने इसलिए नहीं किया कि उधर दूसरा ट्रीटमेंट था, और मैंने कहा डबल डबल रास्ता में पकड़ना नहीं चाहिए, वन वे रहना चाहिए उसका। बल्कि मैं सेवन बाद में किया, फिर जब वो मेरा कीमो वाला सिस्टम खत्म हुआ ना, तो फिर गौमूत्र का सेवन मैंने बाद में किया। जी जी बनी सिंह बिल्कुल। भैया जी, और कुछ धन्यवाद। आपका पूछना? नंबर शेयर कर दीजिए ना मैडम, आपका नंबर शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा 63 जी। 63 3 96 5 6 226 2 6 076 7 7 7 7 के बाद 6। 6356226। ठीक है, आदरणीय बनी सिंह भाई साहब ने ये सवाल किया और समाधान हुआ। और आगे मैं, कल्पना बहन जी ने हैंड राइज किया था, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ और फिर बाद में समापन की तरफ चलती हूँ। उनको कोटि गुरु सत्ता को नमन। तो दीदी ने जो वर्णन किया है, तो एलोपैथिक की दवाई तो लिया उन्होंने इमिजिएटली, लेकिन कई प्रकृति की और मतलब जब उनका मन रचा, तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके जो ट्रीटमेंट हुआ, आप जब भी बताएंगे किसी को, तो सिर्फ एलोपैथिक की दवाइयों से हुआ कि साथों साथ आपने प्रकृति के साथ में सभी चीज़ें जब उभरती है तो प्रकृति भी उसमें सहयोग देती है। तो प्रकृति में आप जब गए, आपका मन अच्छा लगने लगा, फिर आपका मछलियों को आप जिमाने लगे तब आपका अच्छा लगा, बंदर जब गए तो आपको लगा कि कोई सपोर्ट में मेरे है, प्रकृति भी आपके सहयोग कर रही थी। तो यही मैं आपसे मैं सुनना चाह रही हूँ कि आप जब अपने एलोपैथिक का ट्रीटमेंट किया, साथों साथ प्राणायाम किया, योग किया, फिर स्वामी जी के सानिध्य में जुड़े, फिर आपने प्रकृति के सानिध्य में जुड़े, गौ माता के सानिध्य में जुड़े, ये सब जानना चाह रही हूँ। और आप जब भी किसी को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल है, आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि जैसे ही सुनते हैं ना कैंसर का नाम, वैसे ही वो आधे मर जाते हैं, लेकिन आपने इस कठिन परिस्थिति से आप एक नवजीवन मिला, और आपके नवजीवन, और आपने जब आपके पिताजी के, आपकी जो धरोहर है, आपके जो जीन्स में है, आपके कि यज्ञ भी है आपके जीन्स में, कि आपके पिताजी ने, वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ थोड़ा सा इसमें, कि आपके, आपने बोला कि पिताजी यज्ञ करते थे और आप भी यज्ञ कराती है, आपने तो बहुत सारे गुण अपने बताए नहीं। जी हाँ जी, बताइए। वो मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ इन बातों को बताने में कि कहते हैं ना कि जब चोट लगी हुई तो दर्द होता है, वैसी स्थिति मेरी मन की हो रही है इस टाइम, कि यज्ञ में करती हूँ, कराती हूँ सबके जन्मदिन पे, जो क्लास में बहनें जुड़ी हुई हैं सबकी मैरिज एनिवर्सरी पे, और उनको पौधे भी बांटती हूँ। वो चीजें एक समय एक साथ बतानी संभव ही नहीं हो पा रही मुझे आज, क्योंकि टॉपिक शुरू हो गया वो भावनाओं से जुड़ा हुआ जो मेरे साथ बीता है, तो वो भावनाएं उभर के आई, और मुझे बोल पाने में भी बहुत ही थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस टाइम। इस स्थिति मेरे मन की बन गई बोलते जी बोलते। जी जी, मैं समझ पा रही हूँ। इस आप अतीत में चले गए, जो पूरे आपके आंखों में, आप बोल जरूर रहे, लेकिन आपके आंखों में दृश्य अतीत के वही है, घूम रहा है। जिस है। हाँ, और उसमें भी बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट रही हैं मेरे से उसमें अभी भी। वो एक क्योंकि वो है ना कि आप दूसरे के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाते हो, ये मैंने उस समय का वर्णन किया है कि उस मन भर भर के आ रहा है, वो चीजें मेरी ताजी हो रही हैं, फिर दोबारा से वही सीन मेरे सामने घूम रहे हैं। जी, हम नहीं, उस परिस्थिति को हम महसूस का चित्रण को हम थोड़ा सा अनुभूति कर पा रहे हैं कि वो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा, और आपका कितनी पीड़ा रही होगी उस समय शरीर की, और प्रकृति आपके समीप सब ये कर रहे, प्रत्यक्ष रूप से आपको सहयोग कर रही थी। तो ये कितना प्रत्यक्ष रूप, मतलब बहुत ही, हम भी अद्भुत है आपके इस उदाहरण से। और मैंने तो 10 दिन आपके साथ जिया है, दूर से देख देख के हम स्वामी जी के साथ जाते थे नहीं, सब इसमें 10। एक घटना, बहन एक घटना और बहुत महत्वपूर्ण छूट गई कि 2019 में आपके साथ तो मैं देखो पूर्णकालिक वाली सेवा में गई थी। तो जब मैं पहली बार पतंजलि गई ना, तो 2019 में गई थी। तो जैसे ही हम 19 में गए तो 5,000 बहनें आई हुई थी वहां भी। वो सिर्फ पूर्णकालिक में तो देखो पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, लेकिन जो अब मैं पहली बार पतंजलि गई तो वो सिर्फ महिलाओं का शिविर था।
और मैंने देखा कि जब हम बहनें निकल के चलती थी तो जैसे समुद्र बहता है ऐसे लगता था। सिरे सिर दिखाई देते, सफेद ही सफेद कपड़े दिखते थे। तो मैंने पूछा जिज्ञासावश कि कितनी बहनें आई हुई हैं, कि 5,000 बहनें आई हुई हैं। तो मेरा मन स्वामी जी से भेंट करने का था कि भेंट करो। मैं पहली बार वैसे गई थी, कोई पद मेरे पास नहीं था, कोई मेरी जान पहचान नहीं थी। तो मैंने अपनी जो जिला प्रभारी हैं जिनके साथ में गई थी, मैंने कहा दीदी आप मुझे स्वामी जी से मिलवा दोगे? तो उन्होंने कहा है तो मुश्किल काम, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कहा आप कर दो, क्योंकि मेरी लड़ाई तब तक चल रही थी अपने उससे अपनी बीमारी से। तो मैंने कहा मैं मिलना चाहती हूँ। कह रही कि फिर क्या हुआ, उनके घर से फोन आ गया जिला प्रभारी के, तो वो वापस लौट गई, वो मुजफ्फरनगर आ गई। मैं तो वहीं रुकी हुई थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आई हूँ, और जो मेरा अंदर का एक सपना था कि मैं कब मिलूं, कब वहां जाऊं। तो मैंने कहा मैं यहीं रुकूंगी। और उन्हें थोड़ा सा लग रहा था कि कभी मैं जा रही हूँ, और क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम से नॉर्मल नहीं थी तब तक, तो एक जिम्मेदारी का जैसा भाव होता था। तो मैंने कहा नहीं आप बेफिक्र होके जाओ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लेकिन आप जा रहे हो, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि आपने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि आप मुझे स्वामी जी से मिलवा दोगे, आप वो काम नहीं हुआ। कह रही हाँ ये तो तुम्हारा रह गया। फिर क्या हुआ, मैंने मन में प्रार्थना की कि यदि मुझे मेरे अंदर सच्ची गुरु की लगन लग गई है तो आज मुझे स्वामी जी से मिलना है। तो पता है क्या होगा, तभी जैसे ही सुबह सत्र लेते हैं स्वामी जी, तो बीमारी पे चर्चा कर रहे थे स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि जिस बहन को कैंसर हो वो जरा खड़ी हो जाओ। तो मैं खड़ी हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आ जाओ ऊपर। तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और सारी बहनें ताली बजा बजा के जो मेरे साथ गई हुई थी, और 5 बहनें थे हम, प्रभारी तो आ गई थी, 4 बहनें और थी। कह रही तेरे संकल्प में कितनी शक्ति है कि आज तू सुबह जो है कल से कह रही है कि मुझे मिलना है, और तेरे मिलने के कोई आसार नहीं थे, और स्वामी जी ने तुझे कैसे कॉल कर लिया। और उन्होंने ऊपर बुलाया, नाम पूछा, फिर मैंने बताया। मैंने कहा जी मुझे कैंसर है। कह रहे कौन सा कैंसर है? मैंने कहा जी ब्रेस्ट कैंसर है, और हार्मोनल कैंसर है। कह रहे कि तू जीतेगी और जीत के इससे निकलेगी। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, और वाकई मुझे इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि गुरु और वो परम शक्ति हमारे साथ साथ ही होती है। हमें बहुत थोड़ा सा विश्वास और दृढ़ रहना चाहिए अपने संकल्प पे, तो साकार होने लगता है। और ऐसे ही फिर जब हम पूर्णकालिक सेवा में भी गए थे, तो उस खेती वाली में मैं, आपको याद होगा बहन, सबसे पहले मैं खड़ी हुई थी, और फिर देख करके और भी बहुत सारी बहनें हो गई थी, आप भी आ गए थे जब ट्रेनिंग में। तो और फिर क्या हुआ कि जैसे दोपहर के खाने के लिए जा रहे थे ना, तो मैं जा रही बहन थी अभी हमारा समय हो रहा है अब। उसी दिन। हाँ बहन, एक बड़ी अच्छी घटना है, तो बता दूं, 1 मिनट की है। तो जैसे हम उस खाने से जा रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा था कि आज मैं खाना इन पूर्णकालिक से उनके साथ ही खाऊंगा। तो वो तो पुरुषों वाले उसमें जा रहे थे, हम महिला वालों में खाते थे। तो मैं जा रही थी, मेरे साथ एक बहन और थी मुजफ्फरनगर की, हम 2 ही बहन थे मुजफ्फरनगर के, हम दोनों जा रहे, और हम 2, और उधर से स्वामी जी आ रहे। स्वामी जी के साथ जो हमारे राकेश भाई हैं वो थे, और एक उनके वो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो थे, और बिल्कुल आमने सामने, उधर से हमारे, उधर से स्वामी जी आ रहे। स्वामी जी ने मुझे पहल लिया, कह रहे अच्छा है तो मुजफ्फरनगर वाली बहन मिथिलेश है, और उन्होंने मेरे कंधे पे बहुत तेज हाथ मारा। कह रहे तू खेती किसानी में तो इंटरेस्ट रखे है, तू खड़ी हुई थी, पर नो बता तू करेगी कैसे? तो मैंने कहा स्वामी जी मैं तो खेत में ही पली बड़ी, मेरा खेत में ही जन्म हुआ, हमारा तो घर बचपन जो है खेत में ही था। कह रहे फिर तो तू पक्का करेगी। और फिर उन्होंने उसमें वीरांगना भी कहा था, कह रही है मेरी वीरांगना बेटी है, बहन है। और पूरे उसमें ऑडिटोरियम में, तो ये अनुभव मेरे साथ मतलब जिनकी मैं उम्मीद नहीं थी, वो मेरे साथ अपने आप हुआ वहां। जी बहन, धन्यवाद। जी जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ मैं। जी जी जी, बहुत तो सुंदर बहुत कल। सारी बातें छूटी है मेरी अभी भी, मैं पूरा नहीं हाँ बता पाई हूँ, जी थोड़ा सा जी भावुक हो गई हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी। जी जी, आपने जो संघर्ष किया, आपके जो जीवन का